नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवणगढ़ जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष और ना ही विपक्ष दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। और आज फिर रूबरू होंगे श्रवण जी से और दरअसल जानेंगे कि प्रधानमंत्री ने जो राष्ट्र के नाम संदेश दिया था, जिसको लेके एक तरीके की सनसनी पूरे देश में फैली हुई थी कि आखिर ऐसी कौन सी विपत्ति आपदा देश पर आ पड़ी है कि जिस पर प्रधानमंत्री को देश को संबोधित करने की जरूरत पड़ रही है। लोग काफी इंतजार कर रहे थे, टेलीविजन चैनल्स पर इसको लेके काफी बड़े बड़े प्रोग्राम्स तय किए गए थे, लेकिन अंत में जब प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया तो ऐसा लगा जैसे कि ये बहुत ही निराशाजनक स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि लबो-लिबाब उनका भाषण या संबोधन सिर्फ 19 मिनट का था और उसमें वो इस बात पर देश को बताने की कोशिश कर रहे थे कि दरअसल जीएसटी से लोगों को कितना फायदा होगा और जीएसटी कैसे उनकी जिंदगी में एक नई खुशी लेकर आएगी। कह सकते हैं कि जो बात एक प्रेस रिलीज से कही जा सकती थी, उसके लिए राष्ट्र के नाम संबोधन की जरूरत क्या थी, क्योंकि जीएसटी केवल उनके कहने के बाद तो लागू नहीं हुई थी, बल्कि पहले से लागू हो चुकी थी। सारी जानकारी लोगों को पता थी और सिर्फ इस तारीख से इसको लागू होना था, यानी 22 तारीख से इसको लागू होना था। तो प्रधानमंत्री ने क्यों राष्ट्र के नाम संबोधन किया और उनका जो प्रदर्शन था, अब अक्सर उनके बारे में कहा जाता है कि वो बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन काफी निराश या हम कह सकते हैं थके हुए दिखाई पड़ रहे थे। ऐसे में श्रवण जी से जानना जरूरी होगा कि क्या और क्यों और किस लिए उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन किया और इसका संदेश मकसद क्या था। सर, कि क्यों संबोधित किया पता होता तो मैं आपको बता देता, और देश में किसी को पता नहीं क्यों संबोधित किया। जब घोषणा हुई कि प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो लगा कोई बहुत बड़ी बात हुई है, क्योंकि राष्ट्र को संबोधित करना कोई चुनावी सभा तो होती नहीं है कि आप उठे और चुनावी सभा को एड्रेस कर दिया। कई तरह की तैयारियां लगती हैं, उसमें दिमाग बनाना पड़ता है, देश का भी बनता है, और तैयारी प्रधानमंत्री के स्तर पर भी होती है, पूरा पीएमओ लग जाता है। हमने देखा कि कोविड के टाइम जब प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते थे तो देश की सांसें थम जाती थी कि वो अब क्या करने वाले हैं, और क्या कोई लॉकडाउन लगवाएंगे या थालियां बजेंगी या कोई दिए जलने वाले हैं, क्या होने वाला है। पूरा राष्ट्र थम जाता था उस समय। तो मोदी जी ने जो अपना एक ऑरा बना के रखा है, उसमें ये लगता है कई बार कि वो कोई बहुत बड़ी बात हुई है जिसको वो नागरिकों के साथ शेयर करना चाहते हैं। जैसे ये लगा कि ये जो H1B को लेकर पूरे देश में तहलका मचा हुआ है, हमारे हजारों लाखों बच्चों का भविष्य लटक गया है, पूरी आईटी इंडस्ट्री प्रभावित हो रही है, अखबार भरे पड़े हैं H1B से, तो उन देश को लगा कि शायद H1B पर कुछ बोलने वाले हैं वो प्रधानमंत्री। फिर ये भी अटकलें लगी कि कोई ये राहुल गांधी का जो हाइड्रोजन बम है उसको वो किसी न्यूक्लियर बम से डिमोलिश करना चाहते हैं, या फिर पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में जो समझौता हुआ डिफेंस का, उसको लेकर कुछ कहना चाहते होंगे। और या जब प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे तभी का ये घटनाक्रम है कि 3 बड़े राष्ट्र यूरोप के, ब्रिटेन, 2 बड़े राष्ट्र यूरोप के, यूरोप और ब्रिटेन, और यूरोप का एक राष्ट्र ब्रिटेन, एक कनाडा और एक ऑस्ट्रेलिया, 3 राष्ट्र फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे थे। और खबरें आ रही थी कि फ्रांस में भी लोगों ने झंडे फहरा रखे हैं फिलिस्तीन।
तो लगा कि क्या प्रधानमंत्री फिलिस्तीन को लेकर कोई बड़ी घोषणा करने वाले हैं। कुछ नहीं हुआ। मतलब यानी ये भी था कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कुछ कहेंगे या बताएंगे कि वो संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देने क्यों नहीं गए। कुछ नहीं बताया प्रधानमंत्री ने। एक रविवार का दिन था, लोगों की छुट्टी का था, सब बैठ गए 5 बजे की प्रधानमंत्री कुछ बोलने लगे। प्रधानमंत्री जब बोलने लगे तो कई तरह के सवाल लोगों के मन में आने लगे कि प्रधानमंत्री देश की किस जनता को एड्रेस कर रहे हैं। उनकी आंखों के सामने कौन सा देश है, कौन से प्रदेश हैं। 19 मिनट का जो उनका भाषण था वो हिंदी में भाषण था, तो क्या वो केरल के लिए नहीं था, तमिलनाडु के लिए नहीं था, बंगाल के लिए नहीं था, असम के लिए नहीं था, नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं था, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र के लिए नहीं था। किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे थे? कौन थे उनके सुनने वाले? क्या बिहार था जहां चुनाव हो रहे हैं? तो किसको प्रभावित करना चाहते थे कि आपकी नवरात्रि में आपकी आय बढ़ जाएगी, आप ज्यादा पैसा बचा सकेंगे। तो एक जो सुनने वाले थे वो समझ नहीं पा रहे थे कि प्रधानमंत्री आखिर चाहते क्या है। उनको जैसे वो क्रिकेट की जुबान में कहें कि बॉलर को लाइन और लेंथ नहीं मिल रही हो और वो बॉल विकेट के बाहर फेंक रहा हो, और इस तरह का कुछ प्रधानमंत्री का जैसे आत्मविश्वास डिगा हुआ हो, एक निराशा चेहरे पर हो। मतलब एक खुशी की बात को भी वो खुशी से शेयर नहीं कर रहे थे कि बहुत बड़ी बात है। जो उत्सव की बात कर रहे थे कि वो बाजार उत्सव का जो माहौल बनाना चाहते थे। मतलब नया कुछ इसलिए नहीं था कि जो बात प्रधानमंत्री ने कही जीएसटी को लेकर या इनकम टैक्स में जो छूट दी गई 12 लाख तक की, वो लाल किले से बोल चुके थे प्रधानमंत्री। अभी 15 अगस्त को उन्होंने कहा था जी, और सीतारमन बोल चुकी थी। और जैसा आपने कहा कि ये तो एक प्रेस रिलीज के माध्यम से कहा जा सकता था देश में, तो प्रधानमंत्री को कुछ देश से बात करने के लिए शायद कोई बहाना चाहिए था। एक वो ऐसा लगा कि कोई कम्युनिकेशन का चैनल खोलना चाहते हैं देश के साथ, और वो रिएक्शन देखना चाहते हैं कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जो रिएक्ट कर रहे थे लोग, जो दिख रहा था, अगर आप प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे और अगर आप जो अलग अलग यूट्यूब चैनलों के कमेंट बॉक्स में जाएं तो आपको पता चलेगा कि लोग किस तरह की कमेंट कर रहे थे। वो अपने प्रधानमंत्री को सुन ही नहीं रहे थे, वो वोट चोरी की बात कर रहे थे, राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम की बात कर रहे थे। ये एक बड़ा सीरियस मामला है कि लोग अपने प्रधानमंत्री को सीरियसली लेना कम कर दें या बंद कर दें, या प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उसको उस पर यकीन नहीं करें कि वो क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं और इस मौके पर क्यों कह रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, मतलब क्या हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल जैसे एक जो उन्होंने 2 चीजें जो कही, मतलब एक चीज तो ये कही कि स्वदेशी की बात उन्होंने कही, 3 चीजें कही कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ना चाहिए, फिर उन्होंने स्वदेशी की बात कही। अब स्वदेशी को लेकर जो प्रधानमंत्री का पुराना कंसेप्ट है हाल ही का, जो उन्होंने काफी बोल्डली कहा था कि स्वदेशी का मतलब ये नहीं है कि उत्पादन ही हो, मतलब वो उनका इशारा ये था कि अगर हम असेंबल भी कर रहे हैं तो ये स्वदेशी है। मतलब ये कि अगर एप्पल हमारे यहाँ आईफोन बना रहा है तो इसको भी हम ये कहेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग तरक्की कर रहे हैं। तो
ये स्वदेशी की परिभाषा तो ये है नहीं दुनिया में कि स्वदेशी ये होना चाहिए। स्वदेशी का मतलब ये है कि जो ट्रम्प कर रहे हैं भारत के साथ, वो ये कह रहे हैं कि भैया आप हम स्वदेशी में अमेरिका को फिर से महान बनाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, तमाम चीज़ों में जॉब हम अपने लोगों को देना चाहते हैं। बाहर की सारी जो अमेरिकी कंपनियां विदेशों में उत्पादन कर रही हैं उनको कह रहे हैं आप यहाँ आइए, ये स्वदेशी है। तो प्रधानमंत्री का स्वदेशी और ट्रम्प का स्वदेशी एकदम डायगोनली अपोजिट है। तो प्रधानमंत्री ट्रम्प के स्वदेशी पर बात नहीं कर रहे हैं, वो ये नहीं कर रहे हैं कि ट्रम्प का जो स्वदेशी है हमारे स्वदेशी को कैसे प्रभावित करने वाला है। मतलब वो इंडियंस को धकिया रहे हैं पूरी पूरी तरह से। और हम देख रहे हैं कि हमारी जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है वो किस तरह से प्रभावित हो रही है। ये जो हुआ है अभी, तो अमेरिका में जो नए सिरे से शुरू हुआ है, जो हार्ड कोर हैं वहाँ के ट्रम्प के समर्थक, वो काफ़ी नाराज़ हैं कि ये जो उन्होंने संशोधन क्लेरिफिकेशन व्हाइट हाउस ने दिए हैं कि ये जो $1 लाख है ये नए जो वीज़ा पर H1B पर लागू होगा, जो मार्च 26 से होगा, पुराने लोगों पर नहीं होगा, जो जिनके पास है ऑलरेडी वो बेरोक टोक आ जा सकेंगे। उसको लेकर वहाँ काफ़ी नाराज़गी है, ट्रम्प के खिलाफ नाराज़गी है और ये नहीं मान सकते कि ये पूरा का पूरा मामला सेटल हो गया है। हमने सुना, अब देखिए ये पहुंच गए हैं, पीयूष गोयल पहुंच गए हैं वहाँ ट्रेड टॉक्स के लिए। आपका पूरा आप अगर पीयूष गोयल वहाँ गए हैं और वो अगर वहाँ जिस उम्मीद जता रहे हैं वहाँ के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ बात कर रहे हैं, तो हमको डर ये है कि पूरा का पूरा हमारा स्वदेशी सरेंडर हो जाएगा वहाँ। मतलब जिस स्वदेशी की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जो मतलब जो ऑलरेडी स्वदेशी है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर स्वदेशी है या और तमाम चीज़ें हैं, वो भी हो सकता है कि वो हम सरेंडर करके आ जाए। एक तरह की क्राइसिस जो हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री के लाल किले के उद्बोधन के बाद से और पूरी की पूरी उनकी चीन यात्रा के बाद से जो हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस पूरा का पूरा दिख नहीं रहा है, जो जिसकी हम प्रतीक्षा करते हैं या इंतज़ार करते हैं। जैसे कि ये तो पूरे देश को पता ही है कि वो उन्होंने अपनी अमेरिका यात्रा कैंसल कर दी। मतलब वो न्यूयॉर्क जाने वाले थे, यूएन जनरल असेंबली में उनका एक शासनाध्यक्ष के तौर पर उद्बोधन होने वाला था। एनुअल होता है ये पूरा का पूरा और उसमें प्रधानमंत्री का स्लॉटेड था। तो प्रधानमंत्री की जगह शायद वो जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनका भाषण होना था। प्रधानमंत्री ने अपने एड्रेस में किसी भी चीज को एड्रेस नहीं किया, मतलब जो लोग सुनना चाहते हैं। तो तो पीएम को अगर देश के साथ कम्युनिकेशन के लिए कोई टोटका चाहिए, कोई बहाना चाहिए, तो वो बहाना तो इस प्रधानमंत्री के एड्रेस से उनको इस एड्रेस से मिला नहीं। मतलब एक चीज जो नोट करने लायक है वो ये कि 19 मिनट में ही प्रधानमंत्री ने अपनी बात को खत्म कर दिया। इसका मतलब है, और 19 मिनट की बात को अगर आप रिवाइंड करें तो आपको कई चीजें उसमें लगेगी, कुछ चीजों को बार बार उन्होंने कहा है। मतलब जो एक चीज शुरू में कह दी उसको बाद में भी कहा। इसका मतलब है कि वो जो कहना चाहते थे उसका कंटेंट भी उनके पास नहीं था। तो ये एक निराशाजनक स्थिति इसलिए है आशुतोष जी कि जैसे वो एक कहावत है भेड़िया आया वाला, तो फिर भेड़िया जब आ जाएगा तब कोई वहां बचाने नहीं जाएगा। तो अगर कोई प्रधानमंत्री अगर राष्ट्र को कहेंगे कि मैं संबोधित कर रहा हूँ, तो क्या उसको उसको रिस्पांस देगा कि नहीं देश, सुनेगा कि नहीं उनको अगली बार, या वो कहेगा कि अरे यार प्रधानमंत्री तो पता नहीं क्या बोल देंगे, हमको क्यों सुनना चाहिए।
ये खतरनाक है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन की एक जो बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, जो जिसको वो कई चीज़ों के लिए एक्सप्लॉइट कर सकते थे, देश को तैयार कर सकते थे, एक अपना माइंडसेट लोगों के साथ शेयर कर सकते थे और लोगों को कॉन्फिडेंस में ले सकते थे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इतनी घटनाएं प्रधानमंत्री के पिछले एड्रेस और इस कल के एड्रेस के बीच में हुई है कि लोग उम्मीद कर रहे थे कि मोदी जी कुछ इस तरह की बातें कहेंगे जो लोग जानना चाहते हैं। मतलब सबसे बड़ी चीज़ तो जो मैंने जिक्र किया आपको H1B को लेकर ही जो लोगों में बना हुआ है, कैसे वो एक कॉन्फिडेंस का एक शब्द भी बोल देते कि सरकार उसको लेकर पूरी तरह से जागरूक है, वो जनता की दिक्कतों में, तो भी उसका बड़ा असर होता। या जो चुनौतियां हैं सरकार के सामने उसको लेकर कुछ कहते। प्रधानमंत्री ने, मेरा ऐसा मानना है आशुतोष जी, की एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है और बहुत ही, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लेक लस्टर, बहुत ही ढीला और कमजोर एड्रेस। और अगर आप प्रधानमंत्री के 11 साल के भाषणों को सुने, राष्ट्र के नाम संदेश को, आप पाएंगे कि ये जो कल का 19 मिनट का जो उद्बोधन था, ये सबसे कमजोर था, सबसे फीका था और इसने प्रधानमंत्री के कोई नंबर नहीं बढ़ाए हैं, इसने प्रधानमंत्री के नंबर और कम किए हैं। तो हमको क्या देखना चाहिए? प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज से, उनके निराशा भरे चेहरे से, उन्होंने जो कहा उससे, और अंत में ये कि क्या उन्होंने जो कहा उससे क्या बाजार में रौनक आ जाएगी क्या? वो जो जीएसटी में वो कह रहे हैं लगभग 99% उन्होंने बेनिफिट्स पास ऑन कर दिए हैं, क्या वो रिफ्लेक्ट होगा क्या बाजार में, परचेसिंग में, लोगों के चेहरों पर बाजार को अपलिफ्ट करने में उसकी मदद मिलेगी क्या? क्योंकि इसके पीछे जो टोटल है, जो कंसेप्ट है, वो ये है कि एक्सपोर्ट बंद होने के बाद जो एक रिसेशन है बाजार में, मंदी है, डिप्रेशन है, उसको कैसे डिमांड में बदलें, मतलब कंज्यूमर डिमांड में बदलें। और कंज्यूमर डिमांड में बदलने के जो 2 तरीके प्रधानमंत्री ने कहे हैं, इनकम टैक्स में रिलीफ और जीएसटी में रिलीफ। प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि उन्होंने ये जीएसटी रिलीफ देने में 8 साल की देर क्यों कर दी। 1917 में उन्होंने 3 जितने स्लैब थे उसमें सरकार ने इतनी वसूली क्यों कर ली और अब क्यों दे रहे हैं? अगर वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने आलोचना की काफी कि जीएसटी को जब लागू किया उसके पीछे ये था कि ऑक्ट्रॉय, सेल टैक्स और वेट वगैरह के जरिए अलग अलग फ्रंट्स पर जो वसूली हो रही थी उसको उन्होंने एक करके जीएसटी लगाया। तो अगर आप इतने कन्विंस थे कि जीएसटी के जो स्लैब्स थे, और उसी समय अगर आप देखें राहुल गांधी ने चैलेंज किया था कि आपने जो स्लैब्स रखे हैं ये बहुत ही हायर साइड पर हैं और इनको वापस लेना चाहिए। आपको 8 साल क्यों लग गए पूरी की पूरी चीज़ों करने में? और 8 साल में जो आप जिस मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, जिसने सफर किया, आप कह रहे हैं 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए, वो कहाँ है 25 करोड़ लोग? और अगर 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं तो आज भी उनको अनाज क्यों देना पड़ रहा है? आज भी वो 80 करोड़ लोगों में क्यों शामिल है? प्रधानमंत्री ने, आशुतोष जी, बहुत सारी चीज़ों के जवाब नहीं दिए हैं और इसलिए आपने जो सवाल पूछा, मुझसे पूछा, तो मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है। तो हम इसी नोट पर अपनी बातचीत को खत्म करते हैं। जी, थैंक यू। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर।